नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल की जो एक श्रृंखला शुरू की गई है उसकी आज यह 9वीं कड़ी है। इस वीडियो में आज हम बिहार में तुर्क शासन, अफगान शासन, मुगल शासक तथा चेरो वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक एक्चुअली हमने इस श्रृंखला में आधुनिक एक तरह से प्राचीन बिहार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। यहाँ पे इस टॉपिक में हम आज मध्यकालीन बिहार से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बिहार में तुर्क शासन को देखेंगे। बिहार में तुर्क शासन की बात करें तो तुर्क सत्ता को पहली बार स्थापित करने का जो श्रेय है, तुर्क सत्ता को बिहार में स्थापित करने का जो पहला श्रेय है ये बख्तियार खिलजी को जाता है। इसने 12वीं से 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्मनाशा नदी के पूर्वी तट की ओर आक्रमण किया था और उसके बाद 1198 ईस्वी में बिहार के उदंतपुरी, जो कि अभी बिहार के बिहार शरीफ जगह पे पड़ता है, उदंतपुरी पर विजय बख्तियार खिलजी की पहली विजय थी। उसके बाद नादिया, जो कि बंगाल में पड़ता है, नदिया पर आक्रमण किया जहां का राजा लक्ष्मण सेन थे। तो हम कह सकते हैं लक्ष्मण सेन जो थे ये बख्तियार खिलजी के समकालीन थे। इसने गंगा के दक्षिणी भाग पर कब्जा करके अपनी राजधानी लखनऊ में बनाया था। इसके बाद अगर देखें तो तुर्क शासन के बाद दिल्ली सल्तनत एवं बिहार के बारे में हम देखें तो यहाँ पे इल्तुतमिश जो है था, इसने बिहार में सैनिक अभियान करने वाला पहला सुल्तान था और इसने बंगाल के शासक को 1225 में हराकर बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश के बाद देखें तो बिहार पर अधिकार स्थापित करने वाला शासक जो था वो बलबन था। तो पहले एक तरह से देखेंगे तो बख्तियार खिलजी हुआ, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद देखेंगे तो बलबन आता है। बंगाल का शासक तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने में सफल रहा तथा इसके पश्चात जो है बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया। किसने यह किया? तो बलबन ने ऐसा किया था। ठीक है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया तथा तुगलक काल में ही तिरहुत को दिल्ली के अधीन किया गया और उसका नाम तुगलकपुर रखा गया। ठीक है। तिरहुत अभी देखेंगे तो वर्तमान में तिरहुत जो है ये बिहार में एक प्रमंडल है जिसमें कुल जिलों की संख्या 6 है। तो तिरहुत वर्तमान में एक प्रमंडल है। इसके आगे देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की जानकारी का मुख्य जो स्रोत है सरफुद्दीन याहा मनेरी की रचना है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुदान किए जाने की बात कही गई है। तुगलक काल में राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ को बनाया गया था, जो आधुनिक नालंदा या उदंतपुरी का महावीर यहीं पर है। ठीक है। तो जो आधुनिक नालंदा में अभी स्थित है बिहार शरीफ, ठीक है, नालंदा जिले में है। फिरोज शाही भी अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था। इसके आगे देखें तो सिकंदर लोदी ने दरिया खां लुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। उसके बाद उसका पुत्र बहार खां नुहानी ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तबकाते नासिरी, जिनके मिनहाज की रचना है, मिनहाज ने इसकी रचना की, यानी तबकाते नासिरी की रचना मिनहाज ने की है। तो बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तबकाते नासिरी में 13वीं शताब्दी में मिलती है। तुगलक काल के सबसे महत्वपूर्ण नाम बिहार के प्रशासक के लिए मलिक इब्राहिम का है। ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो बिहार में अफगान शासक का क्या प्रभाव रहा, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे बिहार में अफगान शासक। बिहार में अफगान शासक की जो शुरुआत है वो लोदी वंश से ही होती है। इसमें मुख्य चर्चा सूरी वंश की है। और देखते हैं यहाँ पे सूरी वंश को। हसन खां सूर सासाराम के जमींदार और सूरी वंश के संस्थापक भी थे। हसन खां सूर कह सकते हैं सूरी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने लोदी वंश के शासनकाल में कार्य की खोज में भारत आए थे। ये लोदी वंश के शासनकाल में कार्य की खोज में भारत आए थे। इसके बाद हसन पंजाब में होशियारपुर के पास बजवारा में आकर बस गया। उसने एक हिंदू जमींदार रायमल के यहाँ नौकरी कर ली। इसके बाद हिसार फिरोजा से जमाल खां को सुल्तान सिकंदर लोदी ने जौनपुर के फौजदार पद पर पदोन्नत कर दक्षिण बिहार को स्थानांतरित कर दिया और वह अपने साथ हसन को भी ले गया तथा जमाल खां के कहने पर सुल्तान ने हसन को 3 गांव इब्बासपुर, सहसराम और हाजीपुर टांडा की जागीर का कार्यभार सौंप दिया। इसके बाद अगर देखेंगे तो शेर शाह सूरी का एक तरह से समय काल यहाँ से शुरू होता है। शेर शाह सूरी के बारे में अगर देखें तो शेर शाह सूरी का जो प्रारंभिक जीवन था
इनका जन्म जो है सबसे पहले 1472 ईसा पूर्व में होशियारपुर में पंजाब में हुआ था। उनका वास्तविक नाम फरीद खान था। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक और माफ कीजिएगा प्रारंभिक जीवन की बात करें तो शेर शाह सूरी एक अफगान आदिवासी प्रमुख के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के अधीन प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद अगर राजनीतिक और सैन्य जीवन की बात करें तो जौनपुर और बिहार का नियंत्रण कैसे शेर शाह सूरी के द्वारा किया जाता है, इसको देखते हैं। शेर शाह सूरी ने वर्ष 1530 में जौनपुर पर अधिकार किया और वर्ष 1534 में बिहार को जीत लिया। इसके आगे देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कैसे संघर्ष इन्होंने किया है, तो इसमें हम पाएंगे कि शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। वर्ष 1534 के चौसा युद्ध और वर्ष 1540 के 1539 के चौसा युद्ध और वर्ष 1540 के कन्नौज जो कि बेलग्राम में हुआ था, कन्नौज के युद्ध में उन्होंने हुमायूं को हराया, जिससे वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। इसके बाद शेर शाह सूरी का जो नामकरण है कैसे हुआ, इसको देखते हैं। इसमें हम पाते हैं कि शेर शाह से मुकाबला किनसे, जब फरीद खां अपने संरक्षक बहार खान लोदी की सेवा में थे, उन्होंने बंगाल में अकेले ही एक शेर का सामना किया और उसे मार गिराया। यह घटना उनकी बहादुरी और साहस का प्रतीक बन गई। नामकरण जो है इस अद्वितीय बहादुरी के प्रदर्शन के बाद बहार खान लोदी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। शेर का अर्थ बाघ, शेर का अर्थ है बाघ और खान एक सम्मानजनक उपाधि है, जिससे यह उपाधि शेर जैसा बहादुर के रूप में जाने जाने लगी। ठीक है, इसके बाद हम शासन और प्रशासनिक सुधार देख लें शेर शाह सूरी के द्वारा कैसे किया गया था। तो इसमें हम पाते हैं कि शेर शाह सूरी का जो शासनकाल है सबसे पहले 540 से 545 ईस्वी तक रहा। 5 साल का महज इनका शासनकाल रहा। उसमें प्रशासनिक सुधार क्या क्या हुए उसको देखें तो सर्वेक्षण और भूमि में क्या सुधार हुए। शेर शाह ने भूमि की माप और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई। उसने किसानों से सीधे कर वसूलने के लिए पट्टा, जो कि एक लिखित अनुबंध होता था, पट्टा और कबूलियत एक स्वीकृत पत्र होता था, तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की किसने की थी, तो शेर शाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके बाद नया राजस्व प्रणाली जब्त प्रणाली को भी लागू किया गया। सड़कों का निर्माण देखा जाए तो सड़कों के निर्माण में शेर शाह ने कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो बंगाल से पेशावर तक फैली हुई थी। इसके बाद अगर डाक व्यवस्था की बात करें तो उन्होंने यानी शेर शाह सूरी ने संगठित डाक व्यवस्था की स्थापना की, जिसे संचार में सुधार हुआ। वहीं पर सैन्य सुधार की बात करें तो शेर शाह ने एक अस्थायी और संगठित सेना का गठन किया। उन्होंने सैनिकों के लिए नगद वेतन और उनके लिए सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली प्रारंभ की। शेर शाह ने सैनिकों के लिए एक विस्तृत सैन्य रिकॉर्ड रखने की प्रणाली प्रारंभ की थी। इसके बाद अगर सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान में देखें तो शेर शाह सूरी के द्वारा सबसे पहले तो शेर शाह सूरी जो है एक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समानता की नीति अपनाई थी। स्थापत्य कला की बात करें तो शेर शाह सूरी ने कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से दिल्ली स्थित किला, इसे प्राणी किला भी कहते हैं, और शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में जो कि स्थित है शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें हम उनके मृत्यु और उत्तराधिकार की, तो हम देखेंगे कि शेर शाह की जो मृत्यु है 22 मई 1545 को कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान एक उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चलाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उत्तराधिकारी की बात करें तो शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने शासन संभाला, लेकिन शेर शाह की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही सूरी साम्राज्य का पतन हो गया और मुगल सम्राट हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दाऊद खां करारानी बिहार में अंतिम अफगान शासक था। इसके बाद फिर से बिहार में मुगल शासक स्थापित हो गया। तो मुगल शासक के बारे में यहाँ से हम फिर पढ़ते हैं। मुगल शासक देखें तो 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार को मुगल साम्राज्य से सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद इसमें देखते हैं अकबर का शासन। प्रशासनिक सुधार देखें अकबर का, तो अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सूबे के रूप में शामिल किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। उसके बाद मानसिंह की बात करें तो अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ये बीपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए और प्रशासन को संगठित किया। इसमें राजमहल को भी राजधानी बनाया तथा उसे अकबर नगर नाम दिया। इसके बाद जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल में बिहार कैसे फला फूला उसको देखें तो जहांगीर के शासनकाल में
अकबर के पुत्र जहांगीर के शासनकाल में बिहार की स्थिति स्थिर रही और मुगल प्रशासन ने यहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखी। इसके आत्मकथा में, किसकी आत्मकथा में, जहांगीर की आत्मकथा में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर को कहा गया है। खोखरा देश में सोने की प्राप्ति का उल्लेख है। यहाँ के हीरो पर मुगल का नियंत्रण था। इसने अपने पुत्र परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया, पर वह प्रथम मुगल राजकुमार था जो बिहार का गवर्नर बना था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रथम मुगल राजकुमार कौन था जो बिहार का गवर्नर बना था, तो इसका नाम है परवेज। ठीक है। इसके बाद शाहजहां का शासन अगर हम देखें तो शाहजहां का जो शासन है, इस समय बिहार का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास जारी रहा। इस काल में पटना और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों का विस्तार हुआ। गवर्नर मिर्जा शफी, जो शाहजहां द्वारा नियुक्त किया गया था, गवर्नर था बिहार का, मिर्जा शफी ने बिहार में शाही ईदगाह बनवाया। औरंगजेब का शासनकाल देखें तो प्रशासनिक नियंत्रण में औरंगजेब के शासनकाल में भी बिहार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। इसने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। इसने पटना का पुनर्निर्माण करा कर इसका नाम अजीमाबाद रखा। उन्होंने अपने शासन को बनाए रखने के लिए स्थानीय जमींदारों और अधिकारियों के साथ कड़ी निगरानी रखी। सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो इस काल में बिहार में इस्लामी सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसके शासनकाल में कई मस्जिदें, मदरसे और मकबरे बनाई गई। वहीं पे अगर बहादुर शाह प्रथम के काल की बात करें तो बिहार का क्या स्थिति था उस समय, उसमें बहादुर शाह प्रथम के काल में अजीम उशान बिहार का एवं फर्रुखियर बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ। बहादुर शाह प्रथम के काल में अजीम उशान जो था, अजीम उशाम, जिसे सिर्फ अजीम भी कहा जा सकता है, वो बिहार का तथा फर्रुखियर बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ था। 1713 ईस्वी में फर्रुखियर जो था पटना में मुगल बादशाह के रूप में राज्याभिषेक कराया। यह प्रथम मुगल शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ठीक है। 1733 ईस्वी में बिहार बंगाल के नवाब के नियंत्रण में आ गया। 1733 में जो है बिहार जो है बंगाल के नवाब के नियंत्रण में आ गया। बिहार में उप नवाब, नायब सूबेदार जिसे कहा जाता था, तो बिहार में उप नवाब की नियुक्ति प्रारंभ हुई। अलीवर्दी खां जो है वो बिहार का पहला नायब सूबेदार नियुक्त हुआ। इसको याद रखेंगे, अलीवर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त हुआ था। उसके बाद 1740 में देखें तो अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज खां की हत्या कर बंगाल का नवाब बन गया। इसके बाद यहाँ पे मुगल साम्राज्य खत्म होता है। आगे देखें तो हम चेरो वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। चेरो वंश बिहार और झारखंड के क्षेत्र में प्रभावी महत्वपूर्ण मध्यकालीन राजवंश था। इस वंश के शासकों ने मुख्यतः पलामू, जो कि वर्तमान झारखंड में पड़ता है, पलामू, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। चेरो वंश के इतिहास के बारे में अध्ययन करें तो हमें इसके उद्भव और विकास पर चर्चा करें तो चेरो वंश का मूल क्षेत्र पता लगाना कठिन है, लेकिन ये आदिवासी जनजाति से संबंधित थे जो धीरे धीरे शासक वर्ग में परिवर्तित हो गए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में चेरो शासकों ने पलामू और आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार किया। प्रमुख शासकों में देखें अर्थात चेरो वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो मेदिनी राय सबसे पहले आते हैं। मेदिनी राय चेरो वंश के एक प्रमुख शासक था जिसने पलामू किले का निर्माण कराया। इसके बाद इसका पुत्र प्रताप राय राजा बना। राजा रघुनाथ शाह की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण शासक है ये, जिसने अपने राज्य का विस्तार और शासन को सुदृढ़ किया। इसके बाद सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान की बात करें तो यहाँ पे चेरो शासकों ने स्थानीय कला, संस्कृति और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में किलों, जलाशयों और अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया गया। चेरो वंश की पतन की बात करें तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के साथ संघर्ष और आंतरिक कलह के कारण चेरो वंश का पतन हो गया। अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में चेरो वंश का प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है वहाँ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने किन किन टॉपिक को कवर किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बिहार में तुर्क शासन, बिहार में अफगान शासन के साथ मुगल शासक तथा चेरो वंश के इतिहास का अध्ययन किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर कल मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद।